हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईएसआर एकेडमी। जैसा कि हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा, हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे। मतलब जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने कवर कर ली हैं। प्लस थर्मोडायनामिक का जो हमारे पास एक मेन इम्पॉर्टेंट जो एक फैक्टर आता है, दैट इज़ मैक्सिमम वर्क डन, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। दो वीडियो ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स पे हम लोग ने डाली हुई हैं यूट्यूब पे। आज हम लोग थर्ड वीडियो लेके आ रहे हैं और नई चीज़ें सीखेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में देखो, मैंने बोला कि जो छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हो चुके हैं। जैसे लिमिटेशंस हो चुके हैं, उसके टाइप्स ऑफ फंक्शन हो चुके हैं, पाथ फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस जैसे एडियाबैटिक, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। मैक्सिमम वर्क डन का हमने डेरिवेशन भी देखा था, उस पर प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताए थे उस पर। तो एक मैक्सिमम वर्क डन का जो फॉर्मूला है, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह एक्सपेक्टेड होते हैं बोर्ड्स में और सीईटी में, तो वो पार्ट हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग आगे के कुछ टॉपिक्स देखेंगे थर्मोडायनेमिक में। जैसे आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, साइन कन्वेंशंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, साइन कन्वेंशंस इन थर्मोडायनेमिक। राइट, साइन कन्वेंशन अगर हम लोग देखते हैं, देखो तो एक छोटा सा टॉपिक है, बट बोर्ड में बहुत बार पूछता है इसके ऊपर क्वेश्चन कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, मतलब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइन कन्वेंशन होता क्या, देखो जैसे अ, हमने ये चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दी थी कि किसी भी चीज़ का साइन कन्वेंशन या साइन जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है चीज़ों को। जैसे देखो, चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग ने सिस्टम और सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, अगर याद होगा तो। या जो लोग नए हैं वो लोग फर्स्ट वीडियो देख ले पहले। तो जैसे कोई भी सिस्टम है और उसके बाजू वाली जो चीज़ें हैं उनको हम लोग सराउंडिंग में कंसिडर करते हैं। मतलब प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, तो जैसे किसी भी चीज़ पे जो भी तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो वो अपने लिए क्या हो गया, सिस्टम, और आजू बाजू वाली चीज़ें क्या हो गई, सराउंडिंग। तो सिस्टम जब भी फोर्स लगाता है सराउंडिंग पे, या जो भी प्रेशर या जो भी चीज़ें अप्लाई करता है सराउंडिंग पे, वो हमेशा कैसी कंसिडर की जाती है, नेगेटिव। लेकिन वही चीज़ जब सराउंडिंग अप्लाई करता है सिस्टम पे, तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है अपने को, साइन रिप्रेजेंट करने प्लस उनको दिखाना है कि उनका मतलब क्या होता है। अब ये बहुत बार क्वेश्चंस आया हुआ है, देखो मान लो कि अगर ये कोई सिस्टम है, हमको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना होता है। मान लो ये कोई सिस्टम है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने देखा हुआ है कि जैसे अपने को हीट वगैरह रिप्रेजेंट करनी है तो हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी रिप्रेजेंट करनी है तो हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, या एंथैल्पी इसको बोल लो। राइट, तो ये सब कुछ चीज़ें हमने सिंबॉलिक फॉर्म में देखी हुई हैं। सपोज करो ये सिस्टम है, जैसे वर्क डन अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था हमने, वर्क डन है तो डब्ल्यू करके इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन हो गया। ठीक है, ये सिस्टम है और ये इसकी क्या हो गई, सराउंडिंग्स हो गई। तो अगर यहाँ पे मैं ऐसे कुछ सिंबल्स लगा दूँ, जैसे मान लीजिए वर्क डन के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग ऐसे कोई सिंबल बना लेते हैं क्यू के लिए। ठीक है, तो इन साइन का सिंपल सा मतलब क्या निकल के आता है, देखो सिंपल सा मतलब होता है कि ये हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, पूरा सराउंडिंग है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है कि जो वर्क डन है वो सराउंडिंग कर रहा है किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। तो ये वर्क डन कैसा होगा, बाहर मतलब सराउंडिंग वाली चीज काम कर रही है सिस्टम के ऊपर, तो इसके साथ साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। अभी देखो मैंने बताया कि सराउंडिंग जब भी कोई चीज देता है सिस्टम को, तो वो हमेशा कैसे काउंट होगा, पॉजिटिव वे में काउंट होगा। सिस्टम ने अप्लाई किया तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब सराउंडिंग काम कर रहा है सिस्टम के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बट अगर सिस्टम काम करने लग जाए, सिस्टम वर्क डन करे किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर, तो वो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हीट। जैसे सपोज करो हीट रिप्रेजेंट की जा रही है, तो अगर सराउंडिंग हीट दे रहा है सिस्टम को, तो वो हीट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बट अगर सिस्टम देने लग गया सराउंडिंग को, तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये हम लोग चीज़ें पहले से पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ते हैं कि एक रिएक्शन में कभी रिएक्शन इवॉल्व करता है एनर्जी को,
तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोल देते हैं। या कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनको प्रोसीड होने के लिए हमको बाहर से टेम्परेचर देना पड़ता है, राइट। तो जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उस चीज़ को हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। सेम उसी वे में अगर सराउंडिंग ने एनर्जी दी, राइट, तो वो पॉजिटिव होगा, बट अगर सिस्टम देने लग गया तो नेगेटिव होगा। इसी चीज़ को हम लोग, अब सराउंडिंग दे रहा है तो इसको तुम एंडोथर्मिक भी बोल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन। अगर रिएक्शन की बात हो रही है, सराउंडिंग दे रहा है, तो इसको हम लोग एंडोथर्मिक बोल सकते हैं, ऑप्शनल चीज़ है। बट अगर सिस्टम देने लग जाए, कोई केमिकल रिएक्शन अगर एनर्जी देने लग जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनली एक्सोथर्मिक। बराबर है। बट ये जो दोनों वर्ड हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये अगर हम लोग कोई रिएक्शन करते हैं, वहाँ से हमको कोई रिजल्ट मिलता है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। बट अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, तो हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि प्लस डब्ल्यू का क्या मतलब है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सराउंडिंग इज वर्किंग ऑन सिस्टम। तो इसका मतलब क्या निकल के आ जाएगा, सराउंडिंग इज वर्किंग ऑन सिस्टम, राइट। अब इसमें से मेरे को बोले कि नेगेटिव डब्ल्यू क्या होता है, तो मैं क्या बोलूँगा, सिस्टम इज वर्किंग ऑन सराउंडिंग। ठीक है। तो हमको ऐसे सिंपल सा ये बना के ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। अब जैसे प्लस क्यू है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब हीट क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो हीट कौन दे रहा है और किसको दे रहा है, वो मैटर है। ठीक है। प्लस क्यू का क्या मतलब है, सराउंडिंग हीट दे रहा है किसको, सिस्टम को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हीट इज गिवन बाय सराउंडिंग, और किसको दे रहा है, टू द सिस्टम। ठीक। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नेगेटिव क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब सिस्टम हीट दे रहा है किसको, सराउंडिंग को। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, हीट इज गिवन बाय सिस्टम टू द सराउंडिंग। तो साइन कन्वेंशन जब भी हमको पूछा जाएगा तो हम लोग इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। सिंपल सा ये डायग्राम बनाओगे और उसके बाद ये उनको मतलब वर्ड्स में लिख के दिखा देंगे कि कौन से वर्ड्स हैं या कौन से साइन है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यहाँ पे कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। जनरली हम लोग वर्क डन और हीट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, बट यहाँ पे लिखने को अगर मैं मान लो यहाँ पे ऐसे एच भी लिख दूँ, तो ये एच का क्या मतलब हो गया, ये पॉजिटिव एच हो गया, मतलब सराउंडिंग एनर्जी दे रहा है किसको, सिस्टम को दे रहा है। ठीक है। यहाँ से अगर मैं लिख दूँ, कोई भी चीज़ है, कोई भी टर्म है, अगर सराउंडिंग देगा तो वो हमेशा किस टर्म में आ जाएगा, बोलने का मतलब है कि पॉजिटिव हो जाएगा। बट अगर सिस्टम ने देना स्टार्ट किया तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम लोग साइन कन्वेंशन बोलते हैं, राइट। ये साइन कन्वेंशन है। तो जो भी साइन होगा वो खाली तुमको सिस्टम और सराउंडिंग का फ़र्क ध्यान में रखना है। बाकी सारी तो साइन पे डिपेंड करता है। साइन देख के भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं कोई बोलूँ कि प्लस डब्लू, अब आगे से कभी भी मैं प्लस डब्लू बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई सराउंडिंग है जो सिस्टम पे काम कर रहा है। माइनस डब्लू बोला जाए तो कोई सिस्टम है जो सराउंडिंग पे काम कर रहा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन का फ़र्क है, बाकी तो इसमें कुछ ऐसे लेना देना है नहीं। ईजी कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं, 2 या 1 मार्क का नोट वगैरह लिखने को आ सकता है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है। इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब इंटरनल एनर्जी होता क्या है, किसी भी चीज़ की इंटरनल एनर्जी क्या चीज़ है। ठीक है। इंटरनल एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, अगर मैं मान लो बोलूँ कि इस मार्कर की इंटरनल एनर्जी क्या है, मतलब ये कितनी एनर्जी एग्जिबिट कर रहा है अंदर, अपने अंदर, तो ये चीज़ कोई भी नहीं बता सकता।
कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी क्या हो सकती है, बराबर है। हम लोग खाली क्या कर सकते हैं, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कंपेरेबल होती है। हम लोग एक इंटरनल एनर्जी को दूसरे की इंटरनल एनर्जी से कंपेयर कर सकते हैं। मान लो कोई छोटा बच्चा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट वो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी का जब भी कॉन्सेप्ट आता है तो हम लोग डायरेक्ट ये चीज बोल सकते हैं कि इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बट कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है। इंटरनल एनर्जी एनर्जी का अगर एक सही डेफिनेशन बोला जाए कि इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये क्या होता है, एक सम होता है। किसका? सम ऑफ ऑल द एनर्जीज। क्लियर? अगर कोई बोलता है कि इंटरनल एनर्जी बताओ कि इंटरनल एनर्जी क्या हो सकती है, तो हम लोग सिर्फ क्या बोल सकते हैं कि ये एक सम होता है ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। अब किसी भी ऑब्जेक्ट में हजारों टाइप की एनर्जी तुमको मिल सकती है। जैसे मान लो मैकेनिकल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, या काइनेटिक एनर्जी हो गई। किसी भी ऑब्जेक्ट में ये जो सारी एनर्जी का सम होगा वही इक्वल हो सकता है किसके? इंटरनल एनर्जी के। ठीक है। एक प्रॉपर अगर साइंस के हिसाब से हम लोग डेफिनेशन दे तो साइंस के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन निकल के आती है इंटरनल एनर्जी का, राइट। अब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे बोर्ड्स वगैरह में छोटे 1-2 मार्क के न्यूमेरिकल्स वगैरह इस पे पूछ लिए जाते हैं। अब ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई, देखो डब्ल्यू दिया है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। यहाँ पे जो क्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, अपने को हीट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया होगा हमको, हीट वगैरह ये सब दिया होगा, न्यूमेरिकल्स में इस पे 1-2 करा दूंगा अभी यहाँ पे फिलहाल। तो समझ में आया इंटरनल एनर्जी क्या होता है? वो हम लोग किसी भी चीज़ की एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते कभी भी। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा तुमने कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम हम लोग एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, कुछ ना कुछ एरर्स उसमें हमेशा हमको मिलते हैं। सेम गोज विथ इंटरनल एनर्जी, तुम कंपेयर कर सकते हो, इवन कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट उसमें कहीं ना कुछ एरर अपने को देखने को मिलेगा। एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जितनी भी एनर्जीज अपने को पता है मैं उनका क्या कर दूं, सम कर दूं, और इंटरनल एनर्जी का ये फॉर्मूला मुझे निकल के मिलता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर पूछता है कभी तो हम लोग क्या लिख देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जनरली ये 2 फार्मूले मिल जाते हैं। अगर हीट और वर्क डन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो ये फार्मूला मिल जाएगा, और चेंज वगैरह देगा तो वो तुमको इनिशियल और फाइनल वैल्यूज में डील करने को बोलेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, छोटे मोटे टॉपिक से कवर करते हुए चलेंगे आगे। नेक्स्ट है तुमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अभी देखो जो पुराने पोर्शन थे उसमें तुमको 3 लॉस दिए हुए थे। एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फिर अपने को क्या था, एक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। फिर इसमें एक थर्ड आया था अपने को, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो ये तीनों लॉज में साथ में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या लेना देना है इनसे, अपने को क्या देखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है वो एनर्जी में डील करता है कभी भी, राइट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हीट में डील करता था, बट नए जो पोर्शंस बनाए गए हैं उसमें इसको इन्वॉल्व नहीं किया गया है। और जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है ये हमारा एंट्रोपी में डील करता है। ठीक है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ये कॉन्सेप्ट था एक्चुअल में पहले एनर्जी, हीट और एंट्रोपी का। बट जो अब नए पोर्शन बनाए गए उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में
एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, और नए पोर्शन में जो थर्ड लॉ है उसी को सेकंड लॉ बोल के एक्सप्रेस किया हुआ है, राइट है। ठीक, तो तीनों देख लो, ये तीनों काम की ही चीज़ है अपने, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है कि देखो ये सारे स्टेटमेंट हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, ठीक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का पहला स्टेटमेंट ये है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। ये हम लोग 7th 8th 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एनर्जी है वो जनरली क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ना तो हम जनरेट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया में यही सब चल रहा है, बराबर, कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा रही है, जैसा कि हम लोग 9th से सीखते आ रहे हैं, और ये हमारी पुरानी बुक्स में भी लिखा हुआ है, गीता वगैरह आप लोग पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एनर्जी जो है, सोल जो है, खाली वहाँ पे फिजिकली मतलब केमिकल फिजिकल लैंग्वेजेस में बात नहीं की जाती थी, बट टेक्निकली वो लोग भी करेक्ट थे वो उस टाइम पे, उन्होंने भी यही बोला है कि सोल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। तो एनर्जी का कन्वर्जन ही तो है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और ना तो बन रही है ना तो डिस्ट्रॉय हो रही, कहीं से कम होगी तो कहीं पे अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक फर्स्ट क्या बोला इसने, एनर्जी में डील कर रहा है, और फर्स्ट स्टेटमेंट इसका यही है कि ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। सेकंड इसका स्टेटमेंट ये है कि जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग है, राइट, सिस्टम और सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। मतलब अर्थ की एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, उसके सराउंडिंग में जो स्पेस है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ना तो ये बढ़ेगा और ना ही ये कभी भी कम होगा। द एनर्जीज ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट में तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक काम करता है। एक तो हमारा एनर्जी का रूल बताता है कि एनर्जी हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं बट बना नहीं सकते। दूसरा, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सराउंडिंग हो, उनकी एनर्जी हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट इसमें निकल के आता है, देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किसमें बात करता है, हीट में बात करता है कि हीट कैसे ट्रैवल करता है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट इसका ये है कि हीट जो होती है वो अनडायरेक्शनल होती है। हीट क्या होगी, अनडायरेक्शनल होगी। अगर मान लो उसको कोई मीडियम दे दिया जाए, सपोज करो कोई आयरन की रॉड को या किसी प्लेट को अगर हम लोग हीट करें एक जगह से, अगर प्लेट का सरफेस बड़ा है तो वो हीट ऐसा स्पेसिफिकली एक जगह पे नहीं जाएगी, वो हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी जहाँ पे भी उसको मीडियम मिलेगा, राइट। तो हीट क्या होती है, हमेशा अनडायरेक्शनल होती है, उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर हम लोग मीडियम बदलें तो ऐसा हो सकता है कि एक मीडियम में उसकी स्पीड ज़्यादा और दूसरे मीडियम में कम हो, बट हर जगह जैसे सनलाइट है हमारे तरफ आ रही है तो वो कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है उसके पास, वो हर डायरेक्शन में सेम फैल रही है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल। और दूसरा क्या बोला जाता है कि हीट जो होता है वो परमानेंट इफेक्ट छोड़ देता है किसी भी चीज़ पे, राइट। अगर हम लोग कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में हीट यूज़ करें तो वो सिस्टम पे या सराउंडिंग पे क्या करेगा, अपना परमानेंट इफेक्ट वहाँ पे छोड़ के चला जाएगा। तो ये दो लॉ, मतलब दो स्टेटमेंट अपने को मिल जाते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में। फिलहाल तो ये अपने स्टेट बोर्ड के पोर्शन में दिया हुआ नहीं है हमको। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक मैंने क्या बोला, एंट्रोपी में डील करता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या है, इसमें तुमको एक ही स्टेटमेंट मिलेगा। थर्ड लॉ का ये स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास कोई परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, राइट, परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या मतलब हुआ, एक प्रॉपर अगर हमारे पास सॉलिड पड़ा हुआ है, राइट, तो उसकी एंट्रोपी भी, एंट्रोपी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, जीरो, जब तक कि हमारा टेम्परेचर भी क्या है, जीरो, राइट। At absolute zero temperature, the entropy of a perfectly ordered crystalline solid is always zero, right? अगर कोई सॉलिड है और मैंने टेम्परेचर मतलब ज़ीरो रखा हुआ है, कुछ यहाँ वहाँ चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी एंट्रोपी भी हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। और मान लो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि कोई हमारे पास सॉलिड है, मैं टेम्परेचर को नहीं चेंज कर रहा हूँ, फिर भी अगर इसकी एंट्रोपी चेंज होती है
तो ऐसी एंट्रोपी को हम लोग रेसिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं। समझा? तो एंट्रोपी जो होगी एक परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए जब टेम्परेचर क्या होगा, ज़ीरो। बट अगर तुमने टेम्परेचर में छेड़छाड़ किया तो इसकी जो एंट्रोपी है वो भी चेंज होगी, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़ीरो है और फिर भी एंट्रोपी किसी भी परफेक्टली ऑर्डर क्रिस्टलाइन सॉलिड की चेंज होती है, तो उस एंट्रोपी को हम लोग एक नया नाम देते हैं, दैट इज रेसिडुअल एंट्रोपी। तो ये वर्ड्स मेंशन होंगे, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 1-2 मार्क्स के लिए तुमको एग्जाम में, ठीक है। राइट द स्टेटमेंट्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक या एक्सप्लेन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो इतना दिमाग में रखो कि कौन सा लॉ जो है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है और किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फर्स्ट लॉ है तो एनर्जी में ही डील करेगा, इसके जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो एनर्जी के रिलेटेड होंगे। टेक्स्ट बुक से अगर आप लोग रीड करोगे तो वो एनर्जी में ही डील करेगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है तो हीट के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें थर्मोडायनेमिक थर्ड लॉ अगर पढ़ते हो तो वो एंट्रोपीज को एक्सप्लेन करता है किसी भी रिएक्शन की, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो हम लोग ने साइन कन्वेंशन कवर किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और जो फॉर्मूलेज मैं बताते चल रहा हूँ, जैसे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला दिया उसको ध्यान में रखो, उस पर हम लोग अभी न्यूमेरिकल देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम लोग जनरली एच से रिप्रेजेंट करते हैं थर्मोडायनेमिक में। अब एंथैल्पी होता क्या है? एंथैल्पी हम लोग एक टाइप की क्या बोलते हैं, एनर्जी को ही बोलते हैं। एनर्जी जो है हम लोग जो डील करते हैं, फिजिकल एनर्जी, मतलब फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको एज अ एनर्जी पढ़ते हैं, और वही चीज़ अगर हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में जब स्पेसिफाई करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं, राइट। तो कभी भी एंथैल्पी वर्ड आएगा इसका मतलब वो किस चीज़ में डील कर रहा है, किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन में डील कर रहा है, बराबर है। अब एंथैल्पी होती क्या है? जब भी मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ए से बी कन्वर्जन हो रहा है, राइट। इस पर्टिकुलर रिएक्शन ने कितनी एनर्जी रिलीज की या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स एंथैल्पी, बराबर। अब बेस्ड ऑन वो रिलीज कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है, उसके बेस पे हम लोग इसको एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक बोल सकते हैं, ठीक है। और यहीं से हमको फॉर्मूला निकल के आता है एंथैल्पी का। देखो एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होगा, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन लगभग हमने सिमिलर देखा है मैक्सिमम वर्क डन के। तो H प्लस, ये H हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथैल्पी को। U अभी हम लोग ने देखा क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी को, प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूला बनता है। ये इसी का अगर अपने को चेंज निकालना हो तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस प्रेशर अगर कांस्टेंट रखें तो प्रेशर यहाँ से V निकल के आ जाएगा। अब कभी कभार हमको रिलेशन वगैरह पूछता है कि रिलेशन बताओ इसमें क्या हो सकता है नंबर ऑफ मोल्स वगैरह के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर रिलेशनशिप पूछे, मान लो रिलेशन बिटवीन पूछ रहा है कि डेल्टा H डेल्टा U एंड डेल्टा N के बीच में, मतलब नंबर ऑफ मोल को इस एक्सप्रेशन में फिक्स करके बताओ, तो हम लोग क्या लिखेंगे। देखो डेल्टा H इज इक्वल टू हमने क्या लिया हुआ है, डेल्टा U प्लस पी, डेल्टा यू, डेल्टा वी को क्या लिख सकते हो, V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी V2 माइनस पी V1, ठीक है। अब आइडियल गैस के एक्सप्रेशन से अपने को पता है, अगर हम लोग आइडियल गैस का एक्सप्रेशन देखें तो क्या मिल जाता है हमको, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, बराबर है। अब आर टी को अगर कॉमन रख दें, यहाँ से दो इक्वेशन में बनाऊँ, पी वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन वन आर टी, और पी वी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टू आर टी, सही है। अब इसको उठा के यहाँ पे अगर हम लोग रखें तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा वी, डेल्टा यू प्लस पी वी टू हमने क्या लिखा हुआ है,
N2RT माइनस हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से N1RT। तो क्या मिल गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, यहाँ से RT अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये N2 माइनस N1। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस RT। और इस चीज़ को हम लोग क्या लिख रहे हैं, चेंज लिख रहे हैं, तो इसको डेल्टा एन करके भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है। एंथैल्पी जब भी निकालेंगे रिएक्शन की तो उसमें इंटरनल एनर्जी और हमारा क्या प्रेशर वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा। अगर मोल्स के टर्म में बात कर रहा है, मान लो मोल्स को रिलेट कर रहा है, तो हम लोग ऐसे डिराइव करके इसका आंसर ये निकाल सकते हैं, या ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ऐसे छोटे मोटे फॉर्मूलेज हैं, एक्सप्रेशंस हैं, जो एग्जाम में या तो अफ्रंटली पूछ लेगा कि इसका रिलेशन बताओ, या फिर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड तुमको न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो। अब ये जो एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ, अगर कोई बोले एंथैल्पी क्या होता है, तो इट इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इन द रिएक्शन। क्लियर है, डेफिनेशन देखो, एंथैल्पी मैंने क्या बोला, किसी भी केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। बट अगर डेफिनेशन वगैरह पूछ रहा है तो हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड द प्रेशर एंड वॉल्यूम अराइजेज इन द रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा एक्सप्रेशन आता है, इसको ध्यान दो। जैसे हम लोग लिख रहे थे वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रिकॉल करना पड़ेगा। मैक्सिमम वर्क डन के टाइम पे मैंने तुमको बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी इंटू डेल्टा बी। ये हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ था। ठीक है, कभी कभार मोल्स के टर्म में दे देगा, तो यहाँ से भी एक फार्मूला हमारे ज़रूरत में आ जाएगा, वो अपने को पता होना चाहिए कैसे डिराइव हुआ है। अब देखो, जैसे प्रीवियस फार्मूला मैंने डिराइव किया था, सेम इसी वे में अगर इस फार्मूले में हम लोग लेके चलें, ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस प्रेशर इंटू ये क्या हो गया अपना V2 माइनस V1। तो फाइनली W इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, PV2 प्लस PV1, राइट। अब आइडियल गैस के हिसाब से क्या होगा, PV1 इज इक्वल टू, अभी जस्ट लिखा था हमने क्या, N1RT, और PV2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2R। ठीक है, कंबाइन कर दो इनको, सिंपल सा क्या हो गया देखो, W इज इक्वल टू, अगर इसको लेके चले तो माइनस PV2 के जगह पे क्या लिख दे, N2RT प्लस ये क्या हो जाएगा, N1RT। फाइनली कॉमन अगर लेते हो तो क्या मिलेगा यहाँ से हमको, RT बाहर चला गया, माइनस R, और इसको क्या लिख दे, N2 माइनस N1। फाइनल वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस RT इंटू डेल्टा एन। एक ये भी फॉर्मूला है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो एंथैल्पी निकाल रहे हैं या वर्क डन निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स। एंथैल्पी निकालोगे तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा हमको जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, राइट। और अगर वर्क डन पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स, तो हमको ये फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे इतने न्यूमेरिकल आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या, क्यू प्लस डब्ल्यू। एक ये ध्यान में रखना अपने को। दूसरा एंथैल्पी का, एंथैल्पी के लिए हमने क्या लिखा, एंथैल्पी के लिए हमने लिखा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा पी। ठीक है, दूसरा एक हमारा वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, तो वर्क डन अगर केमिकल रिएक्शन का निकाल रहे हो तो माइनस RT इंटू डेल्टा एन। ठीक है, ऐसे करके लिखूंगे। तो एंथैल्पी का एक और निकाला था ना हमने, डेल्टा एच प्लस ये क्या आ गया था, RT इंटू डेल्टा एन, राइट। तो ये कुछ 3-4 फार्मूले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के ऊपर जिस पे हमको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं इसके ऊपर कि कौन से टाइप के न्यूमेरिकल
आएंगे, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होंगे, फॉर्मूले बेस्ड ही होंगे, सिंपल सा आंसर निकल जाता है, खाली अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए उसका। ठीक है, अब देखो इस पे कौन से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं अपने पास। जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल हम लोग लेके चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 500 जूल। तो कोई भी न्यूमेरिकल पहले दिया जाता है तो उसका सबसे पहले तो डेटा लिख लिया करो। अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 500 जूल ऑफ हीट, राइट, हीट के बारे में बात कर रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या हो जाएगा 500 जूल। ठीक है, अगर रिलीज करता तो क्या हो जाती हीट, नेगेटिव हो जाती, बट वो सिस्टम खुद क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव साइन के साथ इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड डज द वर्क इक्विवेलेंट टू द 200 जूल ऑन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो वर्क डन हो रहा है कितना, 200 जूल का। क्लियर है, कोई सिस्टम है जो 500 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और काम करता है अपने सराउंडिंग पे, राइट। तो साइन कन्वेंशन का जो कॉन्सेप्ट था इसीलिए तुमको सिखाया गया है। उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था कि सिस्टम अगर काम करेगा सराउंडिंग पे तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और एब्जॉर्ब कर रहा है अगर हीट वगैरह तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये जो वर्क डन है ये किस साइन के साथ लगना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि इसने स्पेसिफिकली क्या बोला देखो, डज द वर्क इक्विवेलेंट टू द ऑन इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग पे काम कर रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला दिया था, U इज इक्वल टू क्या, Q प्लस डब्ल्यू, बराबर है, यही लिखा था हमने। डेल्टा U यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, Q तुमने कितना लिखा है 500 और W अब तुमने क्या लिखा है 200 माइनस, तो यहाँ से डेल्टा U अपने पास कितना निकल के आएगा 300 जूल। क्लियर हुआ। तो सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, खाली हमको समझ में आना चाहिए कि जब वो वर्क डन दे रहा है या हीट दे रहा है या एंथैल्पी दे रहा है, एंट्रोपी दे रहा है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में दे रहा है, सिस्टम के रिस्पेक्ट में बोल रहा है या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपांड एडियाबैटिकली अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm। तो जो जो डेटा दिया हुआ है पहले उसको लिखो। प्रेशर दे रहा है वो कितना 1 atm। ठीक है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना बोल रहा है 1 है इसके पास, ऑफ 1 atm फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 5 to 15, राइट। एक्सपांड्स एडियाबैटिकली, कोई वॉल्यूम में जो एक्सपांड कर रहा है, मतलब पहले उसका वॉल्यूम कम रहा होगा, बाद में क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। मतलब ये पहले जो दिया हुआ है ये किसकी होगी वैल्यू, V1 की, डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पे क्या दे रहा है V2 की वैल्यू दे रही है 15 डेसीमीटर क्यूब, बराबर। उसने बोला है कि इस पर्टिकुलर प्रेशर पे इतनी मोल ऑफ गैस क्या कर जाती है, एक्सपांड कर जाती है। तो इसके लिए अब आंसर बताओ क्यू, डब्ल्यू और डेल्टा यू का। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग वर्क डन देखें तो वर्क डन का अभी एक फॉर्मूला दिया था क्या, -RT, और क्या लिखा था हम लोग ने, इंटू डेल्टा एन लिखा था। क्लियर है, राइट। ये फॉर्मूले से हमको आंसर मिल जाएगा क्या, या पहले वाला फॉर्मूला यूज करें, देखो W इज इक्वल टू -P डेल्टा V। ये पहले फॉर्मूला हमने लिखा था मैक्सिमम वर्क डन को जब डिराइव कर रहे थे, तो इस फॉर्मूले में हमको टेम्परेचर वगैरह मेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला हमारे यूज़ का नहीं है। मैक्सिमम वर्क डन से अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे प्रेशर उसने कितना बोला था मुझे 1 atm, तो ये -1 इंटू ये क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, तो क्या -1 इंटू ये कितना हो गया हमारे पास, V2 की वैल्यू कितनी 15 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा समथिंग, तो ये W मिल गया। ठीक है, अब उसने Q क्या बोला है कि अब देखो Q कैसे निकालेंगे। अब Q का फॉर्मूले के लिए हम लोग क्या करें, इंटरनल एनर्जी एक सहारा है अपने पास, Q प्लस डब्ल्यू करके मैं निकाल दूँ, बट अब W तो अपने को पता है बट इंटरनल एनर्जी तो नहीं पता है, तो वो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो W हमने निकाला हुआ, अब दो Q और W, अब ये कैसे निकलेगा, देखो इक्वेशन में उसने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, क्या, एक्सपांड्स एडियाबैटिकली, राइट। एडियाबैटिक प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस में मैंने बताया था आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। ठीक है, तो वहाँ पे एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है कि एडियाबैटिक कोई ऐसे प्रोसेस होते हैं जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में
जो हीट एक्सचेंज है वो रुक जाता है। ठीक है, मतलब एक टाइप से बोल लो कि जैसे आइसोलेटेड सिस्टम होता है, सिस्टम अपनी एनर्जी सराउंडिंग को नहीं देगा या सराउंडिंग अपनी एनर्जी सिस्टम को नहीं देगा। तो ऐसे केसेस में एडियाबैटिक में हम लोग Q इज इक्वल टू क्या लेके चलते हैं, 0। मतलब यहाँ पे Q का आंसर तुमको मिल जाएगा डायरेक्ट 0। W हमने निकाला कितना, -10। अब इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो, ये कितना हो गया, 0 हो गया, ये -10 हो गया, तो तुम्हारी इंटरनल एनर्जी भी कितनी आ गई, -10। ठीक है, या बार वगैरह में एटीएम दे देगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे इजीली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और उससे फार्मूला रखना है, जो भी डेटा गिवन है वो रख दो, हमको अपना आंसर मिल जाता है। ठीक है, कभी कभार यूनिट्स वगैरह के कन्वर्जन मिल जाएंगे बीच में, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखने का। बाकी देखो आज हम लोग ने 3-4 टॉपिक कवर किए, जैसे हमने साइन कन्वेंशन देखा, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़े और एंथैल्पी, फिर उसके बाद वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन देखा। तो ऐसे अभी देखो सीरीज ऑफ वीडियो चल रही है कुछ, मतलब हाफ ऑफ द पोर्शन अगर हम लोग देखें तो थर्मोडायनेमिक का ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, नई चीज़ें देखेंगे। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। ठीक है।